गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अभी अभी एक प्रैक्टिस शीट अपलोड हुई है और जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम इस प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके। इस प्रैक्टिस शीट में टोटल 35 क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने टॉपिक कवर किए हैं बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर्स, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, हैबिटेट, एंडेमिक स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इंडिया एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड हैबिटेट लॉस। तो इन सभी टॉपिक पे आपको इस शीट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई थिंक ग्रीन कलर ज्यादा विजिबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, द नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन ए फॉरेस्ट। तो कोई फॉरेस्ट है, उसके अंदर नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, सिर्फ एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी, द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी इन ए रीजन, यानी कि कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक रीजन में प्रेजेंट है, इसकी बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी, द नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इन एक कंट्री, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर कितनी इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं, यानी कि जो स्पीसीज बिल्कुल एंड पे पहुंच गई हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, द नंबर ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ पे कितने टाइप के हैबिटेट प्रेजेंट है। हैबिटेट से हमें कुछ लेना देना नहीं है बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी का आपस में कुछ कनेक्शन नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात कर रहा है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि एक रीजन में कितने टाइप की वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उसकी बात कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, टू फॉरेस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कि दो फॉरेस्ट के अंदर सेम नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। फॉरेस्ट ए कंटेन्स स्पीसीज मोस्टली फ्रॉम वन ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप से फॉरेस्ट ए के अंदर है, while फॉरेस्ट बी कंटेन्स प्लांट्स एनिमल फंजाई, यानी कि वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। उसके बाद विच कंक्लूजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सा वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हमारे पास, फॉरेस्ट ए नेचुरली हैज ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी, यानी कि फॉरेस्ट ए के अंदर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन नहीं, फॉरेस्ट ए के अंदर तो बायोडाइवर्सिटी है ही नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद फॉरेस्ट बी में शो ग्रेटर बायोलॉजिकल वैरायटी बिकॉज देयर डाइवर्सिटी इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। सही बात है, फॉरेस्ट बी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसकी बायोलॉजिकल वेराइटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, बोथ फॉरेस्ट मस्ट हैव एग्जैक्टली सेम बायोडाइवर्सिटी। क्या सेम होगी, सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स है और उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर डी, बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। क्या सिर्फ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पे डिपेंड है हमारा बायोडाइवर्सिटी, नहीं। टाइप ऑफ इंडिविजुअल या फिर टाइप ऑफ हमारी स्पीसीज कौन कौन सी, उस पर डिपेंड कौन करता है, हमारा बायोडाइवर्सिटी करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सो चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच सीक्वेंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, उन दोनों को उन दोनों के बीच का रिलेशन इसमें किसमें से अच्छे से बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट हैबिटेट्स होंगे। ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी कि ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग होंगे और वो बायोडाइवर्सिटी से कनेक्टेड होंगे। तो इसमें देखो किसके बारे में पूछा इसने, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, हमारी पूरी अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं, अलग अलग टाइप की स्पीसीज हमें मिलती हैं। तो उसका रिलेशन हमें बायोडाइवर्सिटी से करना है। तो डिफरेंट हैबिटेट होंगे, क्योंकि पूरी अर्थ पे कहीं पे भी हैबिटेट हो सकता है किसी भी स्पीसीज का। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे, कि हैबिटेट अलग है तो स्पीसीज भी मोस्टली अलग ही मिलेगी। ये तो है नहीं कि जो मान लो हमारे पहाड़ों पे, फॉर एग्जांपल हिमालयस पे कोई स्पीसीज है वो हमारे सीज में भी मिल जाएगी, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर जो हमारे रेन फॉरेस्ट में हमारी स्पीसीज है वो हमारे हमारे जो थार रेगिस्तान है या फिर हमारा राजस्थान, वहां पे भी मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर उनका हैबिटेट अलग है तो वहां पे स्पीसीज भी डिफरेंट होंगी। तो उसके बाद क्या है, उससे बनेगी हमारी बायोडाइवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट हैबिटेट्स जियोग्राफिकल कंडीशन। बायोडाइवर्सिटी है, उससे क्या बना, डिफरेंट हैबिटेट बने। लेकिन डिफरेंट हैबिटेट और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से तो बायोडाइवर्सिटी बना था, इसने तो उल्टा कर दिया, यहाँ पे गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिकल हैबिटेट्स विच लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी। ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे, आइडेंटिकल नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज हैं तो उनका हैबिटेट भी अलग अलग होगा। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया, मान लो पोलर बियर का एग्जांपल हमारे पास, तो पोलर बियर कहाँ पे मिलेगा हमें, पोलर साइड पे मिलेगा, है ना।
तो जो हमारी अर्थ होगी उसके जो कॉर्नर्स होंगे वहां पे हमें कौन मिलेगा, पोलर बियर मिलेगा, क्योंकि वहां पे पोलर रीजन है। तो वो पोलर बियर हमारा मरुस्थल में या फिर हमारे राजस्थान वाले एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पे तो नहीं हो सकता है ना, तो वहां पे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उनका आइडेंटिकल हैबिटेट नहीं हो सकता, तो वो बायोडाइवर्सिटी भी नहीं शो करेंगे। उसके बाद हैबिटेट लॉस, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। अगर है अपने हैबिटेट को लॉस कर दिया, अगर आपकी जो स्पीसीज है वो मर गई है या फिर वहां पे कुछ भी ऐसा रीजन हो गया कि वहां पे जो हैबिटेट लॉस हो गया आपका एक एक्सट्रीम कंडीशन में, तो वहां पे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास स्पीसीज ही नहीं बची है। स्पीसीज नहीं होंगी तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ से होगी, तो ये भी हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच सिचुएशन रिप्रेजेंट्स बायोडाइवर्सिटी मोस्ट क्लियरली। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को मोस्ट क्लियरली कौन बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ए फील्ड कंटेनिंग ओनली वन क्रॉप वेराइटी, यानी कि कोई फील्ड है उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ए जू कंटेनिंग ओनली मैमल्स, किसी जू के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैमल्स प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ए फॉरेस्ट कंटेनिंग ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फंजाई एंड, देखो इसके अंदर वेराइटी है जू से ज्यादा और एक सिंगल फील्ड से ज्यादा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ए पॉन्ड कंटेनिंग ओनली वन स्पीसीज ऑफ फिश, यहाँ पे भी देखो एक सिंगल स्पीसीज है, यानी कि एक सिंगल टाइप की फिशेज प्रेजेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या था कि वैरायटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, तो इनमें से सबसे ज्यादा वैरायटी किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, क्योंकि इसमें ट्रीज की बात भी हो रही है, इंसेक्ट्स की भी हो रही है, बर्ड्स की भी हो रही है, फंजाई की भी हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A student says if two regions contain exactly the same number of organisms, यानी कि दो रीजन वहां पे सेम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दे मस्ट हैव द सेम बायोडाइवर्सिटी, क्या वहां पे सेम बायोडाइवर्सिटी होगी। विच इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, इनमें से सबसे सही वाला रिस्पॉन्स कौन सा है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट बताइए इसने। बिकॉज बायोडाइवर्सिटी मीन्स ओनली टोटल नंबर, क्या बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ टोटल नंबर से होता है, नहीं नहीं होता, वो तो वेराइटीज होता है, कितने टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, इसने भी ठीक बताया, क्यों, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट इक्वली। एवरी हर ऑर्गेनिज्म इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करता, हर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज इक्वली कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी क्या इनकरेक्ट, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी कंसर्न्स वेराइटी नॉट मियरली टोटल नंबर। तो इसमें क्या है कि बायोडाइवर्सिटी कंसर्न वेराइटी, यानी कि वो बायोडाइवर्सिटी वो वेराइटी के ऊपर फोकस करता है, नॉट मेयरली टोटल नंबर। वो टोटल नंबर से उसको टोटल नंबर से फर्क नहीं पड़ता बायोडाइवर्सिटी को। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनकरेक्ट, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी मींस ओनली इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड, देखो एक स्पीसीज की बात कर दी इसने यहाँ पे भी, सिर्फ इंडेंजर्ड वाले की, लेकिन वहाँ पे तो अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट होगी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which factor would most directly increase the variety of habitats within a country? यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो मोस्ट डायरेक्टली इंक्रीज करेगा, किसको इंक्रीज करेगा, हमारी वेराइटी को इंक्रीज करेगा किसी भी हैबिटेट के अंदर, एक कंट्री के अंदर। प्रेजेंस ऑफ ओनली वन क्लाइमेट, यानी कि सिर्फ एक क्लाइमेट का होना, देखते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी वेरिएशन इन एल्टीट्यूड, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड जियोग्राफिकल फीचर्स। उसके बाद हमारा सी रिडक्शन इन इकोसिस्टम्स। उसके बाद हमारा डी रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल हैबिटेट बाय वन यूनिफॉर्म लैंडस्केप। चलो देखते हैं इसके बारे में एक बार। तो हमारा जो इंडिया था उसको हमने क्या बोला था, एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोला था, ठीक है। तो क्यों बोला था हमने बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वेराइटी है किसकी, ऑर्गेनिजम्स हमारे इंडिया के अंदर। वो वेराइटी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एल्टीट्यूड भी अलग है, कहीं कहीं जगह पे रेनफॉल कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम हो जाती है, कहीं पे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जियोग्राफिकल फीचर्स का डिफरेंस है। जैसे हमारे कहीं पे हमारे यहाँ पे इंडिया में पहाड़ है, वहाँ पे टेम्परेचर लो है, वहाँ पे एल्टीट्यूड हाई है, वहाँ पे तो जो हमारे ऑर्गेनिज्म उस एरिया में मिलेंगे वो किसी और एरिया में नहीं मिल सकते, वो हमारे किसी और, फॉर एग्जांपल राजस्थान वाले एरिया में नहीं मिल सकते। फॉर एग्जांपल अब हमारा राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पे एल्टीट्यूड तो नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही ज्यादा कम है, टेम्परेचर वहाँ पे हाई है। उसके बाद हमारा जैसे जो हेवी रेनफॉल वाले एरिया जो होते हैं, जिनको हम ज्योग्राफी में आता है आई थिंक, तो जिन एरिया में ज्यादा रेनफॉल होगा उन वहां पे कुछ अलग स्पीसीज मिलेंगी। तो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा वेरिएशन है स्पीसीज का, और उसी को हमने बायोडाइवर्सिटी बोला है। तो विच फैक्टर मोस्ट डायरेक्टली इंक्रीज द वेराइटी, तो वेराइटी को इंक्रीज करने के लिए हमारे एल्टीट्यूड, रेनफॉल, टेम्परेचर और जियोग्राफिकल फीचर्स में क्या होना चाहिए, वेरिएशन बड़ा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पार्ट बी पे आते हैं, क्लासिफिकेशन एंड करेक्टर्स पे, ठीक है। क्वेश्चन 6 तक हमारे हो गए हैं कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
वाई इज क्लासिफिकेशन नेसेसरी व्हेन स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी, यानी कि क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हुए, हमें बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हुए क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। क्वेश्चन नंबर ए, इट मेक्स ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्या जो हमारा क्लासिफिकेशन सॉरी क्लासिफिकेशन का हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि बायोडाइवर्सिटी पढ़ते टाइम क्योंकि हमारे ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल है? नहीं, वो आइडेंटिकल नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सबका जेनेटिक मटेरियल अलग अलग है, हमने क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में, है ना। क्वेश्चन नंबर बी, इट एलिमिनेट्स डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में उनको एलिमिनेट कर देगा, वो उनको मार देगा, उनको हटा देगा हमारे या हमारे हैबिटेट से या फिर हमारे इकोसिस्टम से। नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज द एनॉर्मस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप्स। तो हमारे जो वार्स वैरायटी, वो ज्यादा बड़ी वैरायटी हमारे ऑर्गेनिजम्स की, उनके करेक्टर की और रिलेशनशिप की बेसिस पे उनको अरेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट प्रिवेंट, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, इट प्रिवेंट्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम चेंजिंग। क्या उनको बदलने से रोकता है हमारा क्लासिफिकेशन? नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट टू ऑर्गेनिज्म शेयर सेवरल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट कैन दिस सिमिलर हेल्प साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन। तो हमने हमारे साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि दो ऑर्गेनिज्म है, उनके सेवरल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर है उनके अंदर। व्हाट कैन दिस सिमिलरली हेल्प साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट, तो इससे हमारे साइंटिस्ट को क्या हेल्प मिली इस चीज से। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, वेदर दे हैव एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से क्या मतलब है हमारा, कि जो उनके पूर्वज थे क्या वो सिमिलर है, एक सिंगल पूर्वज या फिर अलग अलग पूर्वज है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, वेदर दे लिव इन एग्जैक्टली द सेम हैबिटेट, यानी कि वो क्या सेम हैबिटेट में रहते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, वेदर दे हैव आइडेंटिकल बॉडी साइजेस, क्या उनकी बॉडी का साइज आइडेंटिकल है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, वेदर दे बिलोंग टू द सेम पॉपुलेशन, क्या वो एक सिंगल पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। तो एक इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट टू ऑर्गेनिजम्स शेयर सेवरल इंपॉर्टेंट ट्रेट, यानी कि उनके जो सेवरल यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर सेम है, तो इससे क्या पता चलेगा हमें, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता चल सकता है इसमें। और उसके बाद है वेदर दे लिव इन एग्जैक्टली द सेम हैबिटेट। तो आई थिंक इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए सबसे ज्यादा करेक्ट जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अगर उनके कैरेक्टर सेम है ना तो उनका जेनेटिक कोड सेम होगा, और उनका जेनेटिक कोड सेम है तो उससे क्या पता चलेगा कि हमें कि उनकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है या फिर जो उनके दादा परदादा थे या फिर जो उनके मतलब पूर्वज थे, वो कभी ना कभी सेम रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा मंकी का और हमारे ह्यूमंस का एग्जाम्पल है, हमारे मंकी और ह्यूमंस के जेनेटिक कोड में सिमिलरिटीज प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स का जेनेटिक कोड देखें, ह्यूमन का देखें, मंकी का देखें, तो हमारे इन तीनों के अंदर जो मंकी और ह्यूमन है ना उनका जेनेटिक कोड ऑलमोस्ट सेम होगा, बल्कि जो हमारा प्लांट का जेनेटिक कोड होगा बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। इससे क्या पता चलेगा हमें कि जो हमारा मंकी और जो हमारी ह्यूमन है ना, उन दोनों के पूर्वज या फिर उन दोनों के एंसेस्टर सेम रहे होंगे, है ना। इसलिए कहते हैं हम कि हम जो ह्यूमन बीइंग है वो एक मंकी से इवोल्व हुआ है। तो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, विच सेट कंटेन्स ओनली फिनोटाइपिक कैरेक्टर। अभी देखो हमारा क्वेश्चन आ गया फिनोटाइपिक कैरेक्टर वाला। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर कौन से होते हैं, जो हमें आउटर अपीयरेंस से पता, आउटर अपीयरेंस से हम जिनको पता कर सकते हैं। तो डीएनए सीक्वेंस, जहां पर भी जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए वगैरह की बात होगी वो हमारा फिनोटाइपिक कैरेक्टर नहीं हो सकता, तो वहां से देखते ही उसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, हाइट, बॉडी कलर, विजिबल बॉडी शेप, हम शेप देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, और हाइट भी बाहर से हम देख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। सी, जीन डे देखो जीन और डीएनए आ गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्रोमोजोम आ गया, डीएनए आ गया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा करेक्ट, बी, क्योंकि यहाँ पे हमारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर की बात है। अगर जीनोटाइपिक की बात तो अब हम जीन वगैरह डीएनए वगैरह को कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारे यहाँ पे सिर्फ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स की बात हो रही थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बीच पेयर करेक्टली डिस्टिंग्विश जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, यानी कि इनमें से जीनोटाइप और फिनोटाइप कौन अच्छे से बता पा रहा है। जीनोटाइप ऑब्जर्व, अभी अभी मैंने बताया ना, फिनोटाइप क्या है, बाहर से अपीज देख के हम बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, जीनोटाइप ऑब्जर्वेबल अपीयरेंस, यानी कि जीनोटाइप को इसने बता दिया कि हम बाहर से देख सकते हैं। फिनोटाइप डीएनए, ये नहीं होगा, इसने तो उल्टा कर दिया ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप, फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जीनोटाइप में इसने बता दिया जेनेटिक मेकअप, फिनोटाइप का बाहर से देखने वाले करेक्टर जो हम बाहर से देख सकते हैं, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, जीनोटाइप हैबिटेट, यानी जीनोटाइप बताएगा हमारे हैबिटेट को, फिनोटाइप बताएगा इकोलॉजिकल नीच को, नहीं ये भी नहीं होगा हमारा। डी, जीनोटाइप स्पीसीज नेम, फिनोटाइप क्लासिफिकेशन ग्रुप, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Two individuals have different genetic combination but shows a very similar observable characteristic. Sorry, which statement is most appropriate? यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही है, कौन से दो ऑर्गेनिज्म के लिए जिनका डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जिनका जेनेटिक कोड है वो बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है, बट शो ए वेरी सिमिलर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. इनको जब हम देखते हैं तो उनके जो बाहर से देखने वाले करेक्टर वो सिमिलर लगते हैं. तो इसमें क्या बताना हमें, इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट या फिर अप्रोप्रिएट कौन सी है. ऑप्शन नंबर ए, देयर जीनोटाइप मस्ट बी आइडेंटिकल. नहीं, जीनोटाइप तो इसने अलग अलग बता दिया. ऑप्शन नंबर बी, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर ऑलवेज एग्जैक्टली द सेम. ये जरूर नहीं होता कि हमारा जो फिनोटाइप और जीनोटाइप हो हमेशा ही सेम हो, वो डिफरेंट हो सकता है. ठीक है. उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैन समटाइम रिजल्ट इन सिमिलर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक. उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, द स्पीसीज मस्ट बी डिफरेंट. देखो इसमें क्या है, अप्रोप्रिएट बताना इसमें कौन सा है. तो सी में देखो क्या लिखा हुआ है इसमें. क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो इसमें सी पार्ट है इसको देखो एक बार ध्यान से. हमारा डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन डिफरेंट इसमें क्वेश्चन में बताया गया है. कैन समटाइम्स रिजल्ट इन सिमिलर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक. वो कई बार क्या होता है कि हमारे डिफरेंट जेनेटिक कोड होने के बाद भी हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर हो जाते हैं. तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. A scientist want to investigate evolutionary relationship between two organisms, which evidence would generally provide especially useful information. इनमें से कौन सा वाला एविडेंस अच्छे से हमें बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा, कब, जब हमें इन्वेस्टिगेशन करना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का, पूर्वज रिलेशनशिप का. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस अलोन. बी, बॉडी साइज अलोन. सी, कंपैरिजन ऑफ जेनेटिक डीएनए इंफॉर्मेशन. डी, कलर अलोन. तो देखो कलर चेंज हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का कलर सेम भी मिल सकता है. बॉडी साइज अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एनिमल्स का सेम भी हो सकता है. ज्योग्राफिकल डिस्टेंस अलोन, अगर कोई मान लो एक ह्यूमन बींग इंडिया में है, एक ह्यूमन बींग हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है बीच में, लेकिन उनका जेनेटिक कोड डिफरेंट होगा, नहीं होगा, दोनों का जेनेटिक कोड सेम होगा. तो हमारा इसमें सबसे अच्छा आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, कंपेरिजन ऑफ जेनेटिक डीएनए इंफॉर्मेशन. ओके. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट से आ गया, देखो हैबिटेट एंड एंडेमिक स्पीसीज. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइन ए हैबिटेट. तो हैबिटेट क्या होता है, एवरी प्लेस. ऑप्शन नंबर ए, एवरी प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म हैज एवर बीन ऑब्जर्व. यानी कि हर एक जगह जहां पर हम कभी भी उस ऑर्गेनिज्म को देखा है. और फॉर एग्जाम्पल आपका हैबिटेट का आपका घर है, लेकिन आप तो स्कूल में भी आते हो, आप कहीं पे बाहर घूमने भी जाते हो. अगर मान लो मैंने आप कहीं बाहर घूमने गए हो, मैंने आपको पहली बार देखा, ठीक है, और मैंने क्या बोल दिया, आपका तो हैबिटेट ही वही है, लेकिन वो मेरी स्टेटमेंट तो गलत हो गई ना, क्यों, क्योंकि आपका हैबिटेट तो अलग है, वहां पे तो आप सिर्फ घूमने आए थे. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है यहाँ पे. ऑप्शन नंबर बी, द नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड ऑब्टेन्स कंडीशन नीडेड फॉर सर्वाइवल. यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट होगा और ऑर्गेनिज्म वहां पे रहेगा एंड ऑब्टेन कंडीशन नीडेड फॉर सर्वाइवल, वहां पे जिंदा रहने के लिए उसको सभी कंडीशन मैच हो जाएंगी. ऑप्शन नंबर सी क्या है, द टेक्सोनोमिक ग्रुप टू विच एन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स. टेक्सोनोमिक ग्रुप अलग चीज होता है, हैबिटेट अलग चीज होता है. डी, द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ. देखो हैबिटेट के अंदर जेनेटिक कंपोजिशन की बात नहीं हो सकती, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है. Question number 14. Species X, कोई X species is naturally found only in one particular mountain region. किसी एक particular mountain region पे वो पाई जाती है. And nowhere else, और कहीं भी नहीं पाई जाती. In the world, species X is the best described as. तो हमारी जो X species है वो अच्छे से कैसे डिस्क्राइब होगी. तो ए क्या है, कॉस्मोपोलिटन. देखो कॉस्मोपोलिटन क्या होता है, कॉस्मोपोलिटन वो होता है जो हर जगह मिलता है, हर जगह पूरी अर्थ पे हम कहीं भी ढूंढेंगे तो वो हर जगह मिलेगा. कॉस्मोपोलिटन का बेस्ट एग्जांपल हमारा बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया हमारे डेस्क से लेके, हमारे हेयर से लेके, हैंड से लेके, सैंड से लेके, वाटर से लेके, हर एक चीज जो आप सोच सकते हैं वहां पे हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. ठीक है. वो बैक्टीरिया हमारा कॉस्मोपोलिटन क्या, लेकिन हमारी एक स्पीसीज कॉस्मोपोलिटन है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हमारी माउंटेन्स पे मिलती है. बी, एंडेमिक स्पीसीज. सी हमारी यहाँ पे है डोमेस्टिकेटेड. और डी है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल नहीं होगा क्योंकि वो एक नेचुरल रीजन में मिल रहा है. सी डोमेस्टिकेटेड, क्या हम उसको घर पे रख रहे हैं, नहीं, वो माउंटेन रीजन पे मिल रहा है, तो सी भी नहीं होगा. डी है हमारा एंडेमिक स्पीसीज. अब एंडेमिक स्पीसीज की हमने डिस्कशन क्लास में की थी. एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, किसी भी रीजन के अंदर सिर्फ वो उस रीजन के अंदर ही स्पीसीज मिलेगी, तो उस स्पीसीज को हम वहां की एंडेमिक स्पीसीज बोल देंगे. ठीक है.
तो इसका आंसर होगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई कैन एंडेमिक स्पीसीज बी पार्टिकुलरली वनरेबल टू हैबिटेट लॉस? यानी कि हमारे जो एंडेमिक स्पीसीज हैं वो ज्यादा वनरेबल हैं हैबिटेट लॉस को लेके। कैसे? दे आर ऑलवेज फिजिकली वीक। क्या वो फिजिकली वीक होते हैं? ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, दे नेचुरली ओकर विद इन रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि वो किसी फिक्स एरिया के अंदर ही रेस्ट्रिक्ट हैं, वो किसी इस एरिया से बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर जाएंगे तो वहां पे जो उसका इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा, वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है? दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। क्या वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? वो तो कर सकते हैं रिप्रोड्यूस। डी, दे ऑलवेज रिक्वायर ह्यूमन प्रोटेक्शन। क्या उन्हें हमेशा ह्यूमन प्रोटेक्शन की जरूरत है? नहीं, उनको हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कैसे है? क्योंकि वो नेचुरली किसी एक ही एरिया में फिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस एरिया में फिक्स होने, अगर उस एरिया में कुछ भी अगर वहां पे चेंज हो गया तो वहां पे हैबिटेट लॉस होना 100% है। वहां पे हैबिटेट लॉस होगा ही होगा, क्योंकि अगर हमने वहां के ज्योग्राफिकल एरिया में चेंज कर दिया तो वहां पे जो उनका नेचुरल हैबिटेट था हमने उसमें चेंज कर दिया, तो वो स्पीसीज वहां पे नहीं रह पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्पीसीज इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नेपाल, भूटान एंड सेवरल अदर रीजन। कई कंट्रीज है वहां पे कोई स्पीसीज मिलती है। अनदर स्पीसीज इज नेचुरली फाउंड ओनली इन वन स्मॉल इंडियन माउंटेन रीजन, या कि इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही रीजन में मिलती है, कोई इंडिया का माउंटेन है वहां पे मिलती है वो स्पीसीज, विच इज मोर लाइकली एंडेमिक टू दैट स्मॉल रीजन। तो इनमें से ज्यादा एंडेमिक कौन होगी? द फर्स्ट स्पीसीज, द सेकंड स्पीसीज, बोथ, नाइदर। तो देखो, जो हमारी वन वाली वो अलग अलग जगह पे मिल सकती है, लेकिन जो हमारी बी वाली वो सिर्फ एक ही जगह पे मिल रही है। एंडेमिक का मतलब क्या था? जो सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगा वो हो जाएगा हमारा एंडेमिक। तो यहाँ पे दो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, द सेकंड स्पीसीज बहुत ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज होगी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं एक बार। विच सिचुएशन डिमोन्स्ट्रेटेड द ग्रेटेस्ट रिस्क टू एन एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि सबसे ज्यादा रिस्क कब होगा एक एंडेमिक स्पीसीज को? ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ए वाइड स्प्रेड स्पीसीज लॉस हैबिटेट इन वन स्मॉल एरिया, यानी कि एक बहुत ज्यादा स्पीसीज, एक बहुत बड़ा स्पीसीज लॉस हो गया किसी एरिया में। उसके बाद स्पीसीज फाउंड ओनली इन वन वैली लॉसेज मोस्ट ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट, अगर कोई एक स्पीसीज है वो सिर्फ एक वैली में पाई जाती है तो उसने अपना नेचुरल हैबिटेट खो दिया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज ऑकर इन मैनी प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम, अलग अलग प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम में वो प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर डी, स्पीसीज हैज ए वेरी लार्ज जियोग्राफिकल, अगर उसकी जियोग्राफिकल रेंज ही ज्यादा बड़ी होगी तो एंडेमिक स्पीसीज ही नहीं होगी वो, है ना, क्योंकि वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में इजिली मिल जाएगी। तो इसमें क्या पूछा था इससे? विच सिचुएशन डिमोन्स्ट्रेट द ग्रेटेस्ट रिस्क, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क किस जगह पे है? Species found only in one valley lost most of its natural habitat and widespread species lost habitat in one small area। तो देखो, पहले में ऑप्शन में क्या है? वाइड स्प्रेड स्पीसीज, यानी कि वो स्पीसीज हर जगह पे फैली हुई है। तो वो क्या है? एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में वो स्पीसीज फैली हुई है, लेकिन उसने सिर्फ अपना एक हैबिटेट खो दिया। और तो बाकी के पास तो वहां पे जा सकते हैं, वहां पे जिंदा रह सकती है। लेकिन बी में देखो, बी में सिर्फ एक ही वैली में वो स्पीसीज मिल रही थी, और उस वैली की उस स्पीसीज ने उस वैली वाले हैबिटेट को ही उसने खो दिया है, तो वो स्पीसीज कहीं और पे तो किसी और भी जगह नहीं मिल सकती है। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच कॉम्बिनेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो क्या है, वो कैसे वर्क करता है, वो क्या है, वो क्या चीज है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए, ऑप्शन नंबर ए, हाई स्पीसीज नंबर, नो हैबिटेट डिस्टर्बेंस, सॉरी। तो पहला है स्पीसीज का नंबर ज्यादा है, ठीक है, अच्छी बात है। हैबिटेट डिस्टर्बेंस नहीं है, तो यहाँ पे वो अच्छे से रह पा रहे हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हाई एंडेमिज्म, सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस, यानी कि बहुत ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में फाइंड होने वाली स्पीसीज वहां पे बहुत ज्यादा है। सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस, यानी हैबिटेट लॉस ही बहुत ज्यादा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, लो डाइवर्सिटी, हाई रेनफॉल, रेनफॉल ज्यादा है, उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट नहीं होने वाली हॉटस्पॉट के लिए मेनली। और लो बायोडाइवर्सिटी, वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी कम है, तो ये हमारे ऑप्शन से बाहर हो गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया प्लस लो ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन लो, अच्छी बात है। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसमें से हमारा सही आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहां पे एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा और वहां पे हैबिटेट लॉस भी ज्यादा हो गया है। ऑप्शन नंबर 19, रीजन ए हैज 15,000 स्पीसीज, ए रीजन के अंदर 15,000 स्पीसीज हैं, तो सॉरी 1500 स्पीसीज हैं, बट वेरी फ्यू एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज्यादा कम है इन 1500 में से।
उसके बाद एंड लिटिल हैबिटेट लॉस, वहां पे हैबिटेट लॉस हो गया बहुत थोड़ा सा। रीजन बी हैज 700 स्पीसीज, 700 स्पीसीज है। मेनी एंडेमिक स्पीसीज, बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज है। एंड सेवरल हैबिटेट लॉस, और हैबिटेट लॉस भी ज्यादा हो गया है। विच बेटर फिट द हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट। तो इनमें से जो हमारा रीजन भी है ना, वो अच्छे से एक हॉटस्पॉट बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि वहां पे 700 स्पीसीज प्रेजेंट, कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है? 700 स्पीसीज प्रेजेंट है। और उनमें से बहुत ज्यादा ही एंडेमिक स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है? एंडेमिक। एंड सीवर सेवर हैबिटेट लॉस, और वहां पे उन्होंने हैबिटेट लॉस को भी फेस किया है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो एक हॉटस्पॉट हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, रीजन ए, रीजन ए तो है ही नहीं, रीजन बी, because hotspot importance involve high endemism and significant habitat loss। हमारा ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं एक बार। बोथ इक्वली सेम तो हो ही नहीं सकते। डी, डी है हमारा नाइदर, इनमें से कोई भी नहीं। बिकॉज हॉटस्पॉट कंटेन मोर, ऐसी कोई भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है कि 1000 स्पीसीज होनी ही होनी चाहिए। हॉटस्पॉट होने के लिए क्या होना चाहिए? एंडेमिज्म होना चाहिए, एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा होनी चाहिए, और हैबिटेट लॉस हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। A student defines a biodiversity hotspot as any place having many different animals. What is its missing? For example, आपने किसी ने कहा कि हॉटस्पॉट का मतलब है किसी एक प्लेस के अंदर मैनी डिफरेंट एनिमल्स, वहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स। ये अच्छी चीज है कि एनिमल्स वहाँ पे होने चाहिए ज्यादा, अलग अलग स्पीसीज के। सो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हमारा क्या वो हॉटस्पॉट होगा? हॉटस्पॉट होने के लिए वहाँ पे तो एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंटली वहाँ पे हैबिटेट लॉस हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या मिसिंग है? टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। बी, एंडेमिक स्पीसीज एंड सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस, ये हमारा आंसर हो सकता है। सोइल कलर ओनली, सोइल का कोई रोल नहीं है। डी, नंबर ऑफ ह्यूमन लिविंग नियर बाय, ह्यूमंस का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट, सॉरी यहाँ पे बीच में चल गया मुझसे। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज मोस्ट एक्यूरेट। या बायोडाइवर्सिटी को लेके इसमें से एक्यूरेट कौन सी है? एवरी बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन इज ऑटोमेटिकली हॉटस्पॉट, जहां पे भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो ऑटोमेटिकली हॉटस्पॉट बन जाएगा? नहीं, बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन वहां पे हैबिटेट लॉस हुआ होना चाहिए, और एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंटली। लेकिन वहां पे इसकी कुछ भी बात नहीं की, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, A hotspot is important only because it contains large animals। क्या हॉटस्पॉट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े एनिमल्स, वहाँ पे हाथी है, घोड़े हैं, जिराफ है? नहीं, ये हमारा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए। सी, हॉटस्पॉट्स कंबाइन एक्सेप्शन बायोलॉजिकल यूनिकनेस विद सीरियस हैबिटेट लॉस, ये अच्छा ऑप्शन है, इसको सी को कंसिडर कर सकते हैं। डी, हॉटस्पॉट्स आर एरियाज वेयर नो स्पीसीज आर थ्रेटन। देखो इसने तो गलत बता दिया, हॉटस्पॉट वहां वो एरिया जहाँ पे कोई भी स्पीसीज खतरे में नहीं है, बल्कि हॉटस्पॉट वो एरिया होते हैं जहाँ पर स्पीसीज बहुत ज्यादा खतरे में होती है। तो सी वाले ऑप्शन पे आते हैं एक बार दोबारा। हमारा आंसर सी ही है वैसे। हॉटस्पॉट्स कंबाइन एक्सेप्शनली बायोलॉजिकल यूनिकनेस, यहाँ की वहां पे यार बायोलॉजिकल यूनिकनेस क्या मतलब है? यहाँ पे वहां पर वेराइटी बहुत ज्यादा है, उन सबका जेनेटिक कोड बहुत अलग है, उनके फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है, उन सबका कैरेक्टर्स अलग अलग है। ठीक है, विद सीरियस हैबिटेट, और वहां पे हैबिटेट लॉस भी हो, यानी कि स्पीसीज बहुत सारी है और वहां पे हैबिटेट लॉस भी हो रखा है। तो इन सभी में तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है हमारा, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Why does the presence of many endemic species increase the conservation importance of a region? तो हमारे किसी एरिया में एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा हैं, कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस फॉर रीजन, वहां पे रीजन, सॉरी रीजन को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? वहां पे क्या इंपॉर्टेंस है कंजर्वेशन की? ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड एवरीवेयर, क्या एंडेमिक स्पीसीज हर जगह मिलती है? नहीं, एंडेमिक स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में फिक्स रहती है। ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ देयर रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट कैन थ्रेटन स्पीसीज विद नो अदर नेचुरल पॉपुलेशन एल्सवेयर, यानी कि जो लॉस ऑफ देयर रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट, अगर उनका हैबिटेट हमने वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो कैन थ्रेटन स्पीसीज विद नो अदर नेचुरल पॉपुलेशन एल्सवेयर, तो हमारी जो अदर पॉपुलेशन है, तो नेचुरल पॉपुलेशन यानी कि जो उस हैबिटेट की पॉपुलेशन है उनको थ्रेटन नहीं करेगा। देखते हैं, एंडेमिक स्पीसीज ऑलवेज रिप्रोड्यूस फर्स्ट, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा फास्ट रिप्रोड्यूस करेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है? एंडेमिक स्पीसीज कैन नॉट इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म, क्या वो अदर ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट नहीं कर सकती?
कर सकती हैं। तो इसमें क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। व्हाई डज द प्रेजेंस ऑफ मेनी एंडेमिक स्पीसीज इंक्रीज द कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है अगर वहां पे एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा है, तो क्यों बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर बी को पढ़ो अभी। लॉस ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट, अगर उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट को लॉस कर दिया, कैन थ्रेटन स्पीसीज, तो वो उस स्पीसीज को खतरे मिलेगा विद नो अदर नेचुरल पॉपुलेशन एल्सवेयर, क्योंकि जो उसकी नेचुरल पॉपुलेशन है वो किसी भी और जगह प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन है वो एक राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23, विच रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉजिकल चेन, इनमें से सबसे अच्छी लॉजिकल चेन कौन सी लग रही है आपको, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या है? हैबिटेट लॉस है, मोर एंडेमिक स्पीसीज है, ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी है। हैबिटेट लॉस हो गया है, एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा है, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी है। अगर हैबिटेट लॉस हो गया तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जानी चाहिए, ठीक है। और देखते हैं इसको बाद में देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं अभी। हाई एंडेमिज्म है, एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा है, हैबिटेट लॉस हो गया है, हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी, ये सही है क्योंकि कंजर्वेशन उसी जगह तो करेंगे जहाँ पे हैबिटेट लॉस हुआ है और वहाँ की स्पीसीज सिर्फ उसी जगह पर रहने के लिए सुटेबल है। ऑप्शन नंबर सी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन नहीं, क्लासिफिकेशन मतलब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट लॉस, सर्टेन क्रिएशन ऑफ ऑल न्यू स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी होगा, हैबिटेट लॉस हो जाएगा, सर्टेन क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, इवोल्यूशन से होता है न्यू स्पीसीज का क्रिएशन। तुम्हारा इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, हाई एंडेमिक, हाई एंडेमिज्म प्लस हैबिटेट लॉस। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ये आ गया हमारा, इंडिया एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई डज इंडिया सपोर्ट ए हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों है? ऑप्शन देखते हैं। ए, इंडिया हैज ओनली वन मेजर क्लाइमेट, यहाँ पे सिर्फ एक मेजर क्लाइमेट है, यहाँ पे एक मेजर क्लाइमेट है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश का मौसम होता है, कभी पतझड़ होती है, तो हमारे यहाँ पे एक मेजर क्लाइमेट नहीं है। ऑप्शन एक रॉन्ग हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया हैज डाइवर्स जियोग्राफिकल रीजन्स, अलग अलग रीजन्स है, सही बात है। क्लाइमेट, क्लाइमेट भी अलग अलग है, सही बात है। सोइल, सोइल भी अलग अलग मिलती है हर जगह पे, सही है। एल्टीट्यूड भी डिफरेंट होता है, हैबिटेट्स भी अलग अलग होते हैं, सही है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सी, इंडिया कंटेन्स नो डेजर्ट और माउंटेन्स, इंडिया के अंदर डेजर्ट और माउंटेन नहीं है। डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान में। माउंटेन्स कहाँ पे है? हमारे हिमालयाज में, ठीक है। डी, ऑल पार्ट्स हैव आइडेंटिकल कंडीशन, नहीं, डी हमारा गलत है, इनमें से सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, विच सेट कंटेन इंडियन एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, यानी कि कौन से सेट में हमारे इंडियन एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी यानी इंडिया के अंदर अंदर जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनको डिस्कस किया गया है हमारे इस चैप्टर में, वो कौन कौन से है? पहला हिमालयाज, इंडो बुर्मा रीजन्स, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड सुंडरलैंड, सुंडरलैंड सुंदर बनाएगा आई थिंक, यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लूंगा उसको। उसके बाद है बी, सहारा अमेजोन, अमेजोन इंडिया के अंदर है नहीं। आर्कटिक इंडिया के अंदर है नहीं। सी, एल्पाज, सहारा, अमेजोन, देखो अमेजोन हमारे इंडिया में नहीं है, तो ये हमारे इंडिया के ऑप्शन चेक करने हैं हमें, इनमें से सी भी हमारा नहीं होगा। डी, पैसिफिक, अटलांटिक, देखो ये ओशियंस आ गए, ओशियंस भी सारे हमारे इंडिया के अंदर है नहीं, हमारे सारे ओशियंस इंडिया के अंदर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द वेस्टर्न घाट्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ए, दे कंटेन नो एंडेमिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसका मतलब क्या है, वहां पे एंडेमिक स्पीसीज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहां पे तो एंडेमिक स्पीसीज प्रेजेंट, क्योंकि वहां पे क्या है, हॉटस्पॉट है। बी, दे कंटेन मैनी स्पीसीज फाउंड नोवेयर एल्स एंड फेस हैबिटेट प्रेशर, ये अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। दे कंटेन ओनली वन इकोसिस्टम, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है, दे आर कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, देखो अनअफेक्टेड नहीं है क्योंकि घाट पे हमारे ह्यूमन एक्टिविटी है। सी, कंटेन ओनली वन इकोसिस्टम, क्या वहां पे एक इकोसिस्टम नहीं, वहां पे बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं। बी, तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा बी। कैसे होगा? द कंटेन मैनी स्पीसीज, वहां पे अलग अलग टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है जो कि कहीं और नहीं मिल रही है। एंड फेस हैबिटेट प्रेशर, और वहां पे जो हमारे हैबिटेट प्रेशर यानी कि वहां पे हैबिटेट लॉस का प्रेशर है जो वो बहुत ज्यादा है, वो बढ़ गया है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हमारा जो इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी या फिर हमारा इंडिया का जो लैंडस्केप इतना वार्स है, कहीं पे हिमालय पर्वत है, कहीं पे घाट है, कहीं पे रेगिस्तान है,
कहीं पे हाई रेनफॉल वाले एरियाज हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा वास्ट डाइवर्सिटी है हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को। इसमें ऑप्शन नंबर ए है माउंटेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, प्लेट्यूज, कोस्टल रीजन्स प्रोवाइड डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड हैबिटेट्स। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेफर द सेम कंडीशन, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म को सेम कंडीशन चाहिए, नहीं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। सी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी डिक्रीज हैबिटेट, डाइवर्सिटी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो हैबिटेट कम हो जाएंगे, नहीं, ये जरूरी नहीं है। डी, बायोडाइवर्सिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हैबिटेट डिफरेंस, बायोडाइवर्सिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हैबिटेट, अगर हैबिटेट अलग अलग हैं तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी घटेगी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे अलग अलग स्पीसीज के मिलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, माउंटेन, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, प्लेट्यूज, कोस्टल रीजन्स प्रोवाइड डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड हैबिटेट्स। तो अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट के अंदर हमारे हैबिटेट अलग अलग बनेंगे, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, एक सेकंड दीजिएगा बस। Question number 28. A forest is cleared and replaced by a large urban settlement. Which immediate ecological consequence is most directly expected? तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, ए फॉरेस्ट इज क्लियर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज अर्बन सेटलमेंट, एक फॉरेस्ट था वहां से उसको क्लियर कर दिया गया है और एक वहां पे क्या आ गया है, एक बड़ा सा एक अर्बन सेटलमेंट या फिर एक बड़ी सी सिटी को वहां पे बसा दिया गया है। विच इमीडिएट इकोलॉजी कॉन्सिक्वेंस इज मोस्ट डायरेक्टली एक्सपेक्टेड, में से कौन सा इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस वहां पे हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इंक्रीज इन नेचुरल हैबिटेट फॉर फॉरेस्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी जो हमारे फॉरेस्ट वाले ऑर्गेनिज्म है वहां पे क्या है, इंक्रीजिंग नेचुरल हैबिटेट, यहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट बढ़ गया, लेकिन नहीं, उनका नेचुरल हैबिटेट तो हमने घटा दिया, उनका जो नेचुरल हैबिटेट था वहां पे तो हमने इसको हटा के उसकी जगह तो अपने लार्ज अर्बन सेटलमेंट कर ली ना वहां पे, यानी कि हमने अर्बनाइजेशन कर दिया, हमारी जो नेचुरल हैबिटेट है उसको हटा दी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, लॉस हो गया है, फ्रेगमेंट हो गए हैं हैबिटेट के, किसके हैबिटेट के, ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के जो डिपेंड थे उस फॉरेस्ट के ऊपर, ये अच्छा ऑप्शन है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3, ऑटोमेटिक इंक्रीज इन एंडेमिक स्पीसीज, वहां पे एंडेमिक स्पीसीज बढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डी, एलिमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस, वहां पे क्या इन्वायरमेंटल चेंज है वो हट जाएंगे, वहां पे तो बढ़ गए इन्वायरमेंटल चेंजेस, कैसे बढ़ गए, वहां पे हमने जो वहां की नॉर्मल इकोसिस्टम था उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको छेड़ दिया, उसको वहां से रिमूव कर दिया है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, डिफोरेस्टेशन हुआ किसी जगह पे, डिफोरेस्टेशन की वजह से हैबिटेट लॉस हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, वहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन तो होगी क्योंकि हैबिटेट लॉस हो गया है। रिड्यूस रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन कम हो गई है तो रिप्रोडक्शन भी घट जाएगा, क्योंकि नई स्पीसीज जो स्पीसीज कम बचेंगी तो रिप्रोडक्शन रेट भी कम हो जाएगा। इंक्रीज एक्सटिंक्शन रिस्क, यानी कि हमारा खत्म होने का स्पीसीज का जो एक्सटिंक्शन का रिस्क है वो बढ़ जाएगा, ये सही है। विच स्टेटमेंट है बेस्ट एक्सप्लेन दिस चेन, तो इस चेन को अच्छे से एक्सप्लेन कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए, habitat destruction can reduce resources and condition required for survival and reproduction, यानी कि जिंदा रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से वो कम हो गई है, सही बात है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हैबिटेट लॉस ऑलवेज इंक्रीज पॉपुलेशन साइज, हैबिटेट लॉस से पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, नहीं, हैबिटेट लॉस से तो हैबिटेट लॉस हुआ था तो पॉपुलेशन साइज हमारा डिक्लाइन हो गया था, तो हमारा बी गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑर्गेनिज्म इमीडिएटली डेवलप न्यू जीन वेयर फॉरेस्ट डिसअपियर, क्या वो अचानक से एक बिल्कुल मान लो फॉरेस्ट में हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है तो क्या वो साथ के साथ उनके जीन के अंदर चेंज ले आएंगे, नहीं, जीन के अंदर चेंज लाने के लिए एक बहुत लंबा टाइम लगता है, मैनी मैनी ईयर्स, 100, 150, 200, 500 या फिर अप्रोक्स 1000 ईयर्स भी लग सकते हैं एक जीन के अंदर चेंज आने में, तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन क्या है, हैबिटेट लॉस हैज नो इफेक्ट ऑन एंडेमिक स्पीसीज, क्या हैबिटेट लॉस का एंडेमिक स्पीसीज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा, तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, देखो ये कुछ ओलंपियाड वाले क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली तो इनको ट्राई जरूर करना है ना, इससे हमारी जो थिंकिंग है ना वो बढ़ेगी।
और जो नए नए क्वेश्चन आएंगे आगे उनको हम मतलब ट्राई कर सकेंगे, हमारा एक सोचने का तरीका डेवलप हुआ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से एक बार। ए बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन कंटेन मैनी एंडेमिक स्पीसीज। कोई बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, वहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वो क्या है, एंडेमिक स्पीसीज को होल्ड किए हुए है, ठीक है। ये रोड प्रोजेक्ट डिवाइड इट्स कंटिन्यूअस फॉरेस्ट, जो वहाँ पे एक कंटिन्यूअस फॉरेस्ट था उसको एक रोड प्रोजेक्ट है उसको अलग अलग पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया। मान लो रोड बीच से निकल गया तो एक साइड एक फॉरेस्ट हो गया, दूसरी साइड दूसरा फॉरेस्ट हो गया, है ना। तो अभी नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट इनटू स्मॉल आइसोलेटेड पैचेस, यानी कि अलग अलग पैचेस में उसको बांट दिया उसने। विच कंक्लूजन इज मोस्ट साइंटिफिकली रीजनेबल। तो इनमें से सबसे अच्छा कंक्लूजन क्या निकालोगे आप। ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं, साथ के साथ ऑप्शन पढ़ना और उसके बारे में थोड़ा सोचना आपको पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बायोडाइवर्सिटी विल नेसेसरीली इंक्रीज बिकॉज रोड क्रिएट न्यू हैबिटेट। तो सोचो इसके बारे में, अगर आपने कहीं से रोड निकाल दिया तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी। आपने उसका जो नेचुरल हैबिटेट था उसके साथ आपने छेड़छाड़ कर दी है, उसका नेचुरल हैबिटेट को आपने डिस्टर्ब कर दिया है, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बढ़ तो नहीं सकती है, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बल्कि घट और जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी क्या है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कैन आइसोलेट पॉपुलेशंस, यानी कि जो फ्रेगमेंटेशन होगा हैबिटेट का वो हमारे आइसोलेट पॉपुलेशन को आइसोलेट कर देगा। रिड्यूस सुटेबल हैबिटेट एंड इंक्रीज कंजर्वेशन कंसर्न्स, तो क्या करेगा, जो हमारा सुटेबल हैबिटेट है उसको कम कर देगा एंड इंक्रीज कंजर्वेशन कंसर्न्स, तो उसको उस एरिया को कंजर्व करने के लिए उसको इंक्रीज कर देगा, यानी कि उसका कंजर्वेशन हमें करना पड़ेगा। आगे देखो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं एक बार, एंडेमिक स्पीसीज विल ऑटोमेटिकली स्प्रेड एवरीवेयर। क्या एंडेमिक स्पीसीज वो हर जगह फैल जाएंगे, नहीं फैल सकती, क्योंकि एंडेमिक स्पीसीज, देखो एंडेमिक स्पीसीज क्यों नहीं फैल सकती अलग अलग जगह पे, क्योंकि उनका जो हैबिटेट है ना वो वहीं पे सर्वाइव कर सकती है। अगर उन्होंने अपन हैबिटेट चेंज कर दिया वो वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर सकती, वहां पे जाने के बाद बिल्कुल डेड हो जाएंगी, वहां पे जिंदा ही नहीं रह पाएंगी वो वाली स्पीसीज। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्लासिफिकेशन विल प्रिवेंट हैबिटेट लॉस। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो हैबिटेट लॉस को प्रिवेंट करना, नहीं क्लासिफिकेशन का हैबिटेट लॉस का कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। कैसे राइट है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कैन आइसोलेट पॉपुलेशन, हैबिटेट को हमने अलग अलग बांट दिया तो आइसोलेशन हो गया